हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फसलों व बगीचे लगाने के लिए मृदा नमूना लेने की विधि के बारे में, मृदा लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बारे में, और मृदा नमूना परीक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मृदा नमूना लेने की विधि से। मृदा नमूना लेते समय सबसे पहले या कोई भी काम करे तब सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं। तो मृदा नमूना लेने की विधि जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मृदा नमूना लेते क्यों हैं, क्यों लेना चाहिए मृदा नमूना। मृदा नमूना सर्वप्रथम मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए लिया जाता है कि मृदा नमूना लेंगे, उसको प्रयोगशाला में टेस्ट करवाएंगे, उसका परीक्षण करवाएंगे और उसके आधार पर खाद व उर्वरक अनुशंसा आएंगी, उसको हम अपने फसलों व बगीचों में उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा, समस्याग्रस्त। अब समस्याग्रस्त मृदाएं कई तरह की होती हैं, जैसे अम्लीय है, क्षारीय है, या ये तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे समस्याग्रस्त हुई हैं। कई भौतिक रूप से भी समस्याग्रस्त हो जाती हैं। उन मृदाओं का सुधार करने के लिए भी हमें मृदा नमूना लेना चाहिए और उसका परीक्षण कराना चाहिए। कोई भी नया ओरचार्ड या उद्यान लगाते हैं तो उसकी स्थापना से पहले भी हमें मृदा नमूना लेना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हम मृदा नमूना लेते हैं, किसी भी थैली में हम जो मृदा नमूना लेते हैं और उसका परीक्षण कराने हम प्रयोगशाला में जाते हैं, तो उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए। तो 500 ग्राम मृदा आवश्यक है मृदा नमूना परीक्षण के लिए। तो हम जितना भी अपना एरिया होगा उसमें से हम 500 ग्राम मिट्टी लेके प्रयोगशाला में लेके जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा नमूना नमूना लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किसी भी किसान को या कोई भी मृदा नमूना लेने से संबंधित जो भी व्यक्ति है, उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी है खेत के कोनों, किनारों, पेड़ के नीचे से, हाल ही में खाद या उर्वरक डाले हुए स्थान से या दलदली क्षेत्र से नमूना नहीं लेना चाहिए। सिंचाई के दौरे होते हैं, अम्लीय व क्षारीय पॉकेट से नमूना नहीं लेना चाहिए। कपड़े की थैली में नमूना लेना चाहिए और उसे अंदर से व बाहर से अच्छी तरह टैग करना चाहिए। 2 टैग लगाए जाते हैं, एक टैग नमूने के बाहर की तरफ लगाया जाता है और एक थैली के अंदर डाला जाता है। उस टैग के ऊपर क्या-क्या होता है, उस टैग के ऊपर खेत की डिटेल, किसान की डिटेल, और जो भी छोटी-मोटी डिटेल होती है, जैसे खसरा नंबर हुआ, खेत का आकार कितना है, उन सभी को टैग के ऊपर लिखना चाहिए। 500 ग्राम से कम का नमूना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब प्रयोगशाला में मृदा नमूना लेके जाते हैं तो प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए उसके अलग-अलग मानकों का परीक्षण किया जाता है। तो अलग-अलग परीक्षण करने के लिए अलग-अलग मिट्टी की मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए कम से कम 500 ग्राम नमूना तो लेना चाहिए। ज़मीन के समतल समतल टुकड़े से नमूना लेना चाहिए। अगर ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है तो उससे नमूना नहीं लेना चाहिए। ऊबड़-खाबड़ से क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो ऊपर वाला स्थान है, वहाँ पे जब भी बारिश होती है, तो पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स या जैविक खाद है, वो बह के गड्ढे वाले स्थान में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ऊबड़-खाबड़ जगह से नमूना नहीं लेना चाहिए। अगर पूरा खेत ही ऊबड़-खाबड़ है, तो उसके अलग-अलग पॉकेट्स बनाए जाते हैं, फिर उनमें से नमूना लिया जाता है। अगर ज़मीन में नीचे सख्त पपड़ी है, तो उसका अलग से नमूना लेना चाहिए। कोई भी खेत होता है, जैसे ये खेत है, उसकी जो सॉइल प्रोफाइल है वो हुई, तो उसमें ऊपर की तरफ तो सख्त पपड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर नीचे की तरफ कोई भी सख्त पपड़ी है, तो उस लेयर का अलग से नमूना लेना चाहिए और उसको मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करानी चाहिए। अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव फील्ड है,
एक खेत है ये पूरा, जिसमें गेहूँ की फसल उगी हुई है। लेकिन ये बीच में एक स्थान ऐसा है, जहाँ पे फसल नहीं उगी हुई है। अब ये फसल क्यों नहीं उगी हुई है? ये जो सफ़ेद परत जमी हुई है लवणों की, उस कारण से ये फसल नहीं उगी यहाँ पे। तो इस पॉकेट का अलग से नमूना लेना चाहिए। अब इसका नमूना कैसे लेंगे? जैसे इसको हम समझ लेते हैं एक छोटी क्यारी या छोटा खेत समझ लेते हैं। तो इसमें अलग-अलग जगह से, जैसे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, रैंडमली अलग-अलग जगह से इसमें मिट्टी के गड्ढे करते हैं और उनमें से हम नमूना एकत्रित करते हैं। वो प्रक्रिया हम अभी आगे वीडियो में समझाएँगे आपको कि कैसे एक खेत से नमूना लिया जाता है। अब ये एक अलग दूसरा खेत है, जिसमें मिट्टी में थोड़ा 1 या 1.5 फुट नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत इकट्ठा हो चुकी है। तो ऐसी परत अगर बन जाती है खेत में या सॉइल प्रोफाइल में या सॉइल जो भी होराइज़न से ऐसा डेवलप हो जाता है, तो उस होराइज़न का अलग से नमूना लेना चाहिए, ताकि जाँच के पश्चात हमें पता लग सके कि ये जो पदार्थ है ये कैल्शियम कार्बोनेट है या अन्य कोई साल्ट है। अब ये साल्ट क्या करता है, जैसे ही पौधा कोई भी उगेगा तो इसकी सख्त पपड़ी हो जाती है, और सख्त पपड़ी को पौधे की जड़ें क्रॉस नहीं कर पाती, उसको पार नहीं कर पाती, तो वो नीचे की तरफ नहीं जा पाता और वो पौधा धीरे धीरे पानी के अवशोषण के अभाव में सूख जाता है। मृदा नमूना लेने हेतु निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया या ट्यूब अगोर हो गया। इन सब की आवश्यकता पड़ती है मृदा नमूना लेने के लिए। अब मृदा नमूना खेत से कैसे लिया जाता है? कोई भी जो भी खेत है, जैसे 1 बीघा है, 2500 मीटर स्क्वायर को 1 बीघा कहते हैं। तो ये खेत है, ये खेत की दीवारें हैं। तो मृदा नमूना लेने हैं तो जैसा हमने बात की थी कि दीवार के पास से नहीं लेना चाहिए। अगर उसमें कोई दोहरा वगैरह है, जैसे मान लो कि ये यहाँ से दोहरा जा रहा है आटा, तो इस दोहरे से मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई पेड़ है, तो पेड़ के नीचे से नहीं लेना चाहिए। या जैसे मान लो कि आधे खेत में हमने खाद डाला है, तो खाद डालते ही मृदा नमूना नहीं लेना चाहिए। अब इस खेत में से रैंडमली, जैसे 1 बीघा जो भी क्षेत्र है, उसमें से 4 या 5 जगह का चुनाव करते हैं। वो 5 जगह का चुनाव जिग जैग मेथड के आधार पर किया जाता है। तो 1 बीघा में 4 या 5, अगर 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है तो उसमें लगभग 15 से 20 स्थानों का चुनाव करते हैं। अब ये स्थानों का चुनाव करने के बाद इनको मार्किंग कर लेते हैं कि ये स्थान हमने चुने हैं। अब ये जो मार्किंग की है, वहाँ पे हमें गड्ढे खोदने पड़ेंगे। अब गड्ढा कैसे खोदा जाता है उसकी हम बात करते हैं। अगर खेत का आकार 1 हेक्टेयर या 1 बीघा से ज़्यादा है, 1 हेक्टेयर है या 1 बीघा से ज़्यादा है, जैसे मान लो 2-3 बीघा है, तो उसमें हमें ऐसे कई सारे स्थानों का चुनाव करते हैं, वो भी हम रैंडमली करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसका सीधा फॉर्मूला है कि उसके कोनों से कर लो, कोनों से कभी नहीं करना चाहिए, दीवार के पास से नहीं करना चाहिए, पेड़ के नीचे से नहीं करना चाहिए, सिंचाई के धोरों के पास से नहीं करना चाहिए, और कोई अगर अम्लीय क्षारीय मृदा का पॉकेट है तो वहाँ से नहीं करना चाहिए। रैंडमली करना चाहिए, यादृच्छिक तरीके से करना चाहिए। तो पूरे खेत में से ऐसे स्थानों का चुनाव कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो भी फसलें बोते हैं जिनकी जड़ें कम गहरी जाती हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, चना है, जौ है, सरसों है, तो उनकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच गहराई तक जाती हैं। तो अनाज वाली फसलों के लिए या फिर जो भी फसलें होती हैं उनके लिए 9 इंच गहरा गड्ढे के करने की आवश्यकता होती है। तो हमने जो स्थान चुने थे रैंडमली तरीके से, वहाँ पे वी आकार का गड्ढा खोदा जाता है। वी आकार का गड्ढा खोदा जाता है। ये वी आकार का गड्ढा खोदने के बाद उसमें हम देखते हैं तो 3 लेयर्स ही उसमें हमें दिखाई देती हैं। एक तो कार्बनिक पदार्थ की होती है जो ऊपर पत्तियाँ झड़ने से या फिर खाद वगैरह देने से इकट्ठे हो जाती हैं, तो उसका रंग होता है गहरा भूरा। फिर उसकी जो नीचे की परत होती है उसमें कम ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, तो उसका थोड़ा कम गहरा होता है। कार्बनिक पदार्थों वाले की तुलना में इसका फर्स्ट जो परत आती है उसका रंग
कम गहरा भूरा होता है। और जो सेकंड परत आती है 9 इंच वाला जो गड्ढा है उसमें सबसे 3 परतें हो गई कार्बनिक पदार्थ की, फर्स्ट परत और सेकंड परत। सेकंड परत का रंग बिल्कुल हल्का होता है। ये खुरपी है। खुरपी से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मीन्स 6 इंच, 6 से 9 इंच फसलों के लिए गड्ढा खोदा जाता है। तो ये खुरपी से हमने, ये ज़मीन की सतह हो गई, ये ज़मीन की सतह हो गई। खुरपी से हमने वी आकार का 15 से 20-22 इंच तक का 20-22 सेंटीमीटर या 6 से 9 इंच तक का हमने गड्ढा खोद लिया। अब गड्ढा खोदने के बाद क्या करेंगे, जैसे जो ये वी आकार की जो गड्ढा खोद लिया उसकी दीवारों को हम ऊपर से लेके नीचे तक खुरपी की सहायता से खुरचेंगे। तो 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर या 0 इंच से लेकर 9 इंच तक की मिट्टी पूरी इस गड्ढे में इकट्ठी हो जाती है। उस मिट्टी को एक परात में इकट्ठा करके हम लोग भर लेते हैं। इस परात में हमने वो मिट्टी भर ली। ऐसे जैसे हमने 1 बीघा में 5 स्थान चुने थे, 4 या 5 स्थान चुने थे, या 1 हेक्टेयर में 16-17 स्थान चुने थे, तो उनको इस परात में भर लेते हैं। अब परात में भर के जब वो जिस 4-5 जगह की 2 से 2.5 किलो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, या फिर बाद में पूरे हेक्टेयर की जैसे 8-10 किलोग्राम मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको प्लास्टिक की किसी शीट पे या फिर पक्के आंगन पे हम लोग ऐसे ढेरी बना लेते हैं उसकी गोलाकार की। अब उस ढेरी को बना के उस ढेरी के 4 टुकड़े हम अंगुली खींच के उसके टुकड़े कर देते हैं, अंगुली खींच के। ये 4 हिस्सों में बट गई। अब 4 हिस्सों में बटने के बाद 4 हिस्सों में बटने के बाद आमने सामने के, जैसे 1, 2, 3 और 4, या तो 1 और 4 या फिर 2 या 3, इनको कॉम्बिनेशन में आमने सामने वालों को रख लेते हैं। और जो 2 आमने सामने वाले हैं, जैसे 1 और 4 को अगर रखते हैं तो 2 और 3 को हम हटा देते हैं। ये है, जैसे ये आमने सामने वालों को रख लिया, ये आमने सामने वालों को रख लिया, और ये 2 थे, 2 और 3 नंबर का, इसको हम लोग हटा देते हैं। फिर उसके बाद ढेरी बनाई जाती है और फिर वही 4 टुकड़े किए जाते हैं। ये ढेरी बना ली, ये फिर 4 टुकड़े कर दिए, फिर ढेरी बना ली, फिर 4 टुकड़े कर लिए। ऐसे करते करते जब आधा किलो मिट्टी शेष रह जाती है, तो उस मिट्टी को कपड़े की थैली में हम लोग डाल के उसके अंदर एक टैग डाल देते हैं, और जो कपड़े की थैली होती है उसके बाहर एक टैग चिपका देते हैं। ये जो ढेरी की जाती है उसका थोड़ा डिटेल में बता दिया। जैसे 1 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, ये आडी आडी तिरछी लाइनें खींची तो ये 4 टुकड़ों में बट जाती है। आमने आमने सामने वाले 2 को रख लेते हैं और इन 2 को फेंक देते हैं। कोई से भी 2 को रख सकते हैं हम, और कोई जो 2 बच जाते हैं उनको फेंकते रहते हैं। फेंकते फेंकते जब वो मिट्टी आधा किलो रह जाती है तो उसको हम कपड़े की थैली में डाल के टैगिंग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बगीचा स्थापना के लिए या ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए मृदा नमूना लेने की विधि क्या है। तो बगीचे के लिए जब मिट्टी का नमूना लिया जाता है तो उसके लिए हमें 6 फीट गहराई तक गड्ढा करने की आवश्यकता होती है। जैसे ये गड्ढा हमने 6 फीट गहरा कर लिया। फिर इसमें अलग अलग लेयर्स आती हैं जिन्हें होराइजन्स कहते हैं। इन होराइजन्स का अलग अलग सॉइल सैंपल लेना पड़ता है। अब शुरू में हम क्या करते हैं, आधा फिट या 15 सेंटीमीटर या 6 इंच, 6 इंच तक का हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये गड्ढा है हमारा तो हम वो परात लेंगे, यहाँ पे वो परात लगाएंगे और इस होराइजन को ऊपर से नीचे तक खुरच के आधा किलो मिट्टी उस परात में ले लेंगे। अब आधे से 1 फीट तक का लेने के लिए मिट्टी को आधे फीट से 1 फीट तक खुरचा जाता है और यहाँ पे परात लगाई जाती है जिसमें वो मिट्टी इकट्ठी कर ली जाती है। अब ये अलग अलग परतों की हम जब मिट्टी लेते हैं तो वो अलग अलग परात में लेनी चाहिए। फिर 1 से 2 फीट, 2 से 3 फीट, 3 से 4 फीट तक का लेते हैं, 4 से 5 फीट तक का, और 5 से 6 फीट, ये अलग अलग परात में ली जाती है। और उन जो भी मिट्टी इकट्ठी होती है तो उसके ऊपर
ये किस परत से लिया हुआ है, आधे फीट तक का लिया हुआ है या आधे से 1 तक का, 1 से 2 तक का या 2 से 3 तक का, वो हम उसके टैग के ऊपर मेंशन करते हैं, लिखते हैं उसके ऊपर, ताकि पता रहे कि कौन-सी परत में हमने नमूना लिया है। अब बगीचे के लिए ये प्रोसेस क्यों की जाती है? जैसे ये हमने एक गड्ढा खोदा, सॉइल प्रोफाइल खोदी, तो हमने देखा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 1.5 फुट तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.5 फुट के बाद लगभग 3 फीट तक, 2 से 3 फीट तक इसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत इकट्ठी हो रखी है, और उससे नीचे हम देखते हैं तो उससे नीचे भी वो कोई परत नहीं है। तो जब भी बगीचा स्थापित किया जाएगा या बगीचे के जो पेड़ लगाए जाएँगे, तो उनकी जड़ें यहाँ तक 1 डेढ़ फीट तक तो वो चलेंगी। उसके बाद इस परत की वजह से वो इसको पार नहीं कर पाएँगी, और पार नहीं कर पाएँगी तो उनमें डाई बैक होना शुरू हो जाएगा, और पौधे की जड़ों का विकास नहीं होगा, तो उसका शूट्स का विकास भी नहीं होगा, तने का विकास भी नहीं होगा, और आखिरकार पौधा धीरे-धीरे मर जाएगा, या वो बगीचा स्थापित ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें 6 फीट तक का हम लेते हैं, क्योंकि बगीचे का जो भी पौधा होता है, बगीचे में जो भी पौधे लगाते हैं उनकी जड़ें लगभग 2 से 3 फीट, या फिर कई-कई पौधों की 6 फीट तक भी गहराई तक जाती है। इसलिए 6 फीट तक का नमूना लेना आवश्यक हो जाता है। अब नमूना इकट्ठा करके उनको प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, और प्रयोगशाला में जो मृदा मानक होते हैं, किन किन मृदा मानकों की जांच की जाती है, वो हैं उपलब्ध जैविक कार्बन मिट्टी में कितना है, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन और सल्फर, ईसी विद्युत चालकता और पीएच। अम्लीय भूमि के लिए चूने की आवश्यकता भी उससे प्रयोगशाला में जांच की जाती है, और क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम की आवश्यकता भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच कर बताई जाती है। अब क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम की जब जांच हो जाएगी, तो उसमें जिप्सम कितनी मात्रा में चाहिए वो खेत में देनी चाहिए। अम्लीय भूमियों के सुधार के लिए चूने की आवश्यकता होती है। इसी तरह क्षारीय भूमि के सुधार के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है। जिप्सम मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है क्षारीय भूमियों के लिए। ये सोडियम को रिप्लेस करके जो भी मृदा कण होते हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, और पौधे की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जिन मानकों की जांच की जाती है, उनके उपयुक्त स्तर की हम बात करें तो जो मृदा पीएच होता है वो 7 से लेकर 7.5 साढ़े 8 तक उपयुक्त माना जाता है सभी फसलों के लिए। विद्युत चालकता 1.5 से 3 डेसी साइमेंस पर मीटर, ये मध्यम होती है। जितनी कम विद्युत चालकता रहेगी उतना ही फसल के लिए अच्छा होगा। जो भी भारी मृदाएँ होती हैं उनमें, भारी या काली मृदाएँ होती हैं उनमें 1.5 ईसी तक जो मान होता है वो उपयुक्त होता है। जो रेतीली मृदाएँ या हल्की मृदाएँ होती हैं उनमें 3 डेसी साइमेंस पर मीटर उपयुक्त रहता है। ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.75% मध्यम की श्रेणी में आता है। नाइट्रोजन 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मध्यम की श्रेणी में आता है। फास्फोरस 23 से लेकर 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक मध्यम की श्रेणी में आता है। 23 से नीचे निम्न होता है, और 56 से ऊपर उच्च होता है। पोटेशियम 144 से 336 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मध्यम की श्रेणी में आता है। सल्फर सल्फर का उपयुक्त स्तर होता है 10 पीपीएम पार्ट पर मिलियन। आयरन का 4.5 पीपीएम, मैग्नीज का 2 पीपीएम, जिंक का 0.6 पीपीएम उपयुक्त रहता है। बोरोन का 0.5 पीपीएम उपयुक्त रहता है, और कॉपर का 0.2 पीपीएम उपयुक्त रहता है। अब हम बात करते हैं सिंचाई जल का नमूना कैसे लिया जाता है, और उसका परीक्षण भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी के साथ साथ सिंचाई जल का भी परीक्षण किया जाता है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो सिंचाई जल का नमूना लेने के लिए सर्वप्रथम जो भी ट्यूबवेल होता है वो जितनी देर चलता है, जैसे मान लो कि वो 6-8 घंटे चलता है दिन में, तो उसको सर्वप्रथम आधे घंटे तक ऑन करना चाहिए, और उसके पानी को चलने देना चाहिए। अब जब आधा घंटा हो जाए, उसके बाद जहाँ से पाइप से जो गिर रहा है, तो साफ पानी की जो भी बोतल है, कोई भी बोतल हो या कांच की बोतल हो,
उसको पाइप के मुँह के जहाँ से पानी गिर रहा है वहीं पे लगा के सीधा भर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पानी यहाँ जैसे नीचे मान लो कि कोई जो भी छोटा तालाब है या फिर जो भी छोटा कुंड बना रखा है या कोई भी टंकी बना रखी है, उसमें इकट्ठा होता है तो वहाँ से हमें पानी नहीं लेना चाहिए। हमें हमें सीधे ही पाइप के मुँह के लगा के उस बोतल को भरना चाहिए और बोतल को भरने के बाद पहले तो एक बार उसको अच्छे से धोना चाहिए उसी पानी से और फिर उसके बाद उसी पानी से उसको डायरेक्ट पाइप के मुँह के लगा के भरना चाहिए और फिर उसको भर के ढक्कन लगा के उसके ऊपर नाम लिखना चाहिए, किस किस किसान का नाम है या नंबर लिखना चाहिए और फिर प्रयोगशाला में ले जाके इसको चेक करवाना चाहिए। और जो भी प्रयोगशाला के द्वारा अनुशंसा की जाती है, उसी अनुसार फसलों में उसको उपयोग करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के बाद उसमें मानकों के मान के आधार पर पादप पोषक तत्वों के स्रोतों के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कंपोस्ट है या एफआईएम है या फिर कोई फर्टिलाइज़र्स है, बायो फर्टिलाइज़र्स है, तो उनके उपयोग की उसमें सलाह दी जाती है। उसके अनुसार ही खेतों में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। मृदा में पोषक तत्वों के मान के बारे में या उपलब्ध अवस्था के बारे में 2 तरीकों से पता लगाया जा सकता है। पहला है मिट्टी परीक्षण जिसके बारे में हमने बात की और दूसरा आता है पौधे के ऊपर पौधे की पत्तियों या पौधे के हिस्सों के ऊपर जो भी कमी के लक्षण प्रतीत होते हैं, उनके आधार पर हम मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है वो जान सकते हैं। तो सबसे बढ़िया रहता है मृदा परीक्षण के आधार पर और दूसरा रहता है फसलों या जो भी पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उनके आधार पर। तो ये विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे की पत्तियों के ऊपर है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं किस पोषक तत्व की कमी है। अब कई पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, कई पोषक तत्वों के नई पत्तियों पे, कई कई पोषक तत्वों के नई व पुरानी दोनों पे प्रकट होते हैं और कैल्शियम व बोरोन के कमी के लक्षण ऊपरी ऊपरी शाखाओं पे या ऊपरी जो पौधे के ऊपरी हिस्से होते हैं, नई कलिकाएँ होती हैं, उनके ऊपर दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों में भी कई पोषक तत्वों की कमी से डेड स्पॉट बन जाते हैं और कई पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कमी की अवस्था में डेड स्पॉट नहीं बनते हैं। आयरन और मैंगनीज की कमी की अवस्था में सिराएँ ग्रीन ही रहती है, हरी रहती हैं, लेकिन सल्फर व कॉपर की कमी की अवस्था में सिराएँ पीली पड़ जाती हैं। तो ये अलग-अलग तरीके हैं पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए।